फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का विषय हम लोगों ने रखा है कला और समाज के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को आज के दौर में कैसे देखें। हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से हैं जो हमारे फ्रेंड भी हैं, महेश वशिष्ठ जी। और वो पिछले 4 दशक से अधिक समय से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कल सुझाव दिया था कि इस विषय पर रखा जाए, और मुझे अच्छा लगा वो विषय। मैं नहीं जानता कि इसमें मेरी कुल मिला के क्या भूमिका बन इसके विषय के साथ न्याय कर पाऊंगा, लेकिन एक, एक सामान्य जो अनुभव है मेरे जीवन का, मैं उस अनुभव को जरूर शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। मैं ये कहूंगा कि पिछले 7 दशक में अगर किसी क्षेत्र की सबसे अधिक अवहेलना और जिन लोगों की सबसे ज्यादा अवहेलना और उपेक्षा हुई है, वे कलाकार हैं। कला के प्रश्न पर विचार करते समय कलाएं कैसी होंगी और कलाकार का जीवन कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश में किस तरह की अर्थनीति का पालन किया जा रहा है। कला की स्थिति सिर्फ समाज पर निर्भर नहीं करती, और कलाकार की स्थिति समाज पर निर्भर नहीं करती। कला और कलाकार की स्थिति निर्भर करती है अर्थव्यवस्था के चरित्र पर, और अर्थव्यवस्था का चरित्र ज्यों ज्यों बदलता जाएगा, हम में से अधिकतर लोग जो साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े रहे हैं, कोई दर्शक के तौर पर, कोई क्रिएटर के तौर पर, कोई लेखक के तौर पर, कोई रंगकर्मी के तौर पर, वे लोग जानते हैं। इसलिए मैं एक चीज प्राथमिक तौर पर कहना चाहता हूं कि कला की समस्याएं सिर्फ कला की समस्याएं नहीं है, बल्कि वे अर्थव्यवस्था से जनित समस्याएं हैं। हम में से अधिकतर लोगों की स्थिति यह होती है कि हम कला को तो जानते हैं, लेकिन कला के अर्थशास्त्र को नहीं जानते। कला के अर्थशास्त्र को वहीं तक जानते हैं जहां तक कि उसके साथ में हमारा प्रयोजन मूलक संबंध है। कला का एक राजनीतिक अर्थशास्त्र भी है, सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमी है।
वो कैसे है, कैसे काम करती है, मैं उसकी दो एक चीजें मैं आपके सामने रखूंगा खोलकर, जिससे कि आपको इसके एक बहुत ही पेचीदा दायरे में प्रवेश करने में मदद मिले। जो एक रंगकर्मी है, जो एक कलाकार है, वो अपने जीवन और कला के विनिमय या प्रसारण या प्रस्तुति, इस परफॉर्मेंस, इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसे तो जानता है, लेकिन वो इसे एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ में रिलेट नहीं कर पाता, और इसलिए वह बहुत दूर तक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सोचने में असमर्थ होता है। अब दो चॉइस हैं उसके सामने। अगर आप पिछले 30 साल का, 35 साल का जो घटनाक्रम है, अगर उसे ध्यान से देखें, और खासतौर पर लिबरलाइजेशन के आगमन के बाद 1990-91 के बाद के दौर को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि 1990-91 के पहले कला के क्षेत्र में जितने हमले नहीं हुए, उससे कई गुना ज्यादा हमले कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले कला रूपों पर सबसे ज्यादा हमले इसी दौर में हुए हैं। ये हमले क्यों हुए? उन्नीस सौ 90-91 के पहले ये हमले क्यों नहीं हुए? आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, एक बाबरी मस्जिद एक इस्लामिक इमारत थी। आप भूल जाइए कुछ देर के लिए उसे बाबर ने बनाया था। असल चीज यह कि वह स्थापत्य का एक 500 साल पुराना एक भव्य नमूना था। तो आपने जब बाबरी मस्जिद गिरी, तो बाबरी मस्जिद पर खाली ये मुसलमानों पर, ये खाली बाबर पर हमला नहीं हुआ, कला का विध्वंस हुआ। हमने कला के विध्वंस के तौर पर बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देखा ही नहीं। हमारी अदालत ने भी कला के विध्वंस के तौर पर इसे देखा ही नहीं। स्थापत्य के रूपों में बाबरी मस्जिद की गणना होती थी, लेकिन हमने सोचा ही नहीं। उन लोगों ने भी नहीं सोचा जो बाबरी मस्जिद को बचाने में लगे हुए थे। वो लोग भी सेकुलर और नॉन सेकुलर या कम्युनल, इसकी पोलराइजेशन में फंसे रहे। कला के प्रश्न कला के परिप्रेक्ष्य में देखे ही नहीं जाते। यहां हमेशा उसका एक खास तरह का क्लासिफिकेशन, खास तरह का राजनीतिक ध्रुवीकरण पक्ष और विपक्ष में हमेशा सामने उपलब्ध रहता है। आप मजबूर हैं उस ध्रुवीकरण में इस या उस पक्ष के साथ जाने के लिए। हमने कभी ये ठंडे दिमाग से सोचा ही नहीं कि बाबरी मस्जिद एक स्थापत्य का रूप है, और उसकी अगर इमारत गिराई गई है तो उससे जो क्षति पहुंची है वो कला को क्षति पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में इसको नोटिस नहीं लिया, कि कला के पहलू को नोटिस नहीं लिया उसने। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि ये जो प्रचार किया गया पिछले 70 साल में कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, यह प्रचार गलत था। लेकिन यह चीज अंडरलाइन नहीं की कि वो स्थापत्य कला का एक नमूना था जिसकी कि बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से जिसे विध्वंस किया गया। जिन लोगों ने उसको कला के रूप को विध्वंस किया, उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। लगातार एक्सटेंशन, इसे कहते हैं न्यायपालिका। कला के प्रति कितनी हमदर्द है यह समझ लीजिए आप। कानून की परीक्षा तब होती है, कानून ह्यूमन है या इनह्यूमन है, कानून कला के पक्ष में खड़ा है कि नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहां की सेकुलर न्यायपालिका, हमारे यहां की बहुत ही शानदार न्यायपालिका, अरे ये न्यायपालिका में जो सलांत दिखाई दे रही है अभी आपको, जिसकी वजह से दुष्यंत दवे और दूसरे लोग परेशान हैं, या तमाम वकील परेशान है कि अब न्याय का अंत होने जा रहा है। अरे न्याय का अंत तो उसी दिन हो गया जब न्यायपालिका ने कलाओं पर होने वाले हमलों को, कलाकारों पर होने वाले हमलों को
गंभीरता से नहीं लिया और कलाकारों की रक्षा नहीं की। हमारे यहां कानून का मतलब कलाकारों की रक्षा नहीं है। कानून का मतलब हमारे यहां राजनेताओं की रक्षा तो है। जहां कानून कलाओं की रक्षा में समर्थ न हो, जहां कानून कलाकारों की रक्षा में समर्थ न हो, आप तय मानिए वो कानून कभी भी किसी भी समय एक सामान्य सी हवा से वो धसक जाएंगे। तो अगर मुझसे पूछे निजी तौर पर, तो मेरी राय यह है कि कानून हमारे यहां जो अपाहिज है उसका एक बड़ा कारण है कि कानून के पास में कलाओं को देखने और समझने और उसके संरक्षण का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। हमारे इंडियन पेनल कोड में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कलाकार पर हमले हो, उसकी कला पर हमले हो, उसकी परफॉर्मेंस पर हमले हो, उसकी कृति पर हमले हो और उसकी रक्षा की जाए, एट एनी कॉस्ट उसकी रक्षा की जाए। अब देखिए, कोई इंसिडेंट बता रहा हूं मैं आपको। कोई इंसिडेंट यह है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। सिलसिला शुरू होता है बाबरी मस्जिद की एक स्थापत्य की कला के गिराए जाने से। मैं उसे एक मुस्लिम और हिंदू पहलू से नहीं देखना चाहता। आप सारे बयान उठाइए, अधिकतर लोगों के बयान आपको जो मिलेंगे उसमें इसकी एक कला के तौर पर, एक कलाकृति के तौर पर, स्थापत्य के तौर पर इसकी रक्षा को लेकर बहुत कम लोगों ने लिखा है इसे। उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं कुछ समय के बाद, और वो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पूरा जो अभी पिछले 35 साल में जो परिदृश्य बना है, 40 साल में जो परिदृश्य बना है, ये परिदृश्य जो है अचानक नहीं बना। न्यू लिबरलाइजेशन के इकोनॉमिक पैकेज का, आर्थिक नीति का यह एक सिरा है जहां कलाओं पर हमले होंगे और कलाकारों पर हमले होंगे। हम चाहें तब भी इस सिरे से वंचित नहीं रह सकते, हम कोई झेलना होगा। न्यू लिबरलाइजेशन जहां जहां पहुंचा है उसने सबसे पहले टारगेट किया है कला और कलाकारों को। आप कल्पना कीजिए, फायर फिल्म को जिस तरह से टारगेट किया गया, और फायर फिल्म को कब टारगेट किया गया? फायर फिल्म को टारगेट किया गया दिसंबर 1998। ठीक बाबरी मस्जिद विध्वंस की एनिवर्सरी के 5 दिन पहले मकबूल फिदा हुसैन को कब टारगेट किया गया? मकबूल फिदा हुसैन को टारगेट किया गया 98 में भी। यह मार्च अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ टारगेट करने का, और 98 में ही जो है फायर पर भी हमला हुआ। अरे किसी की भी राज्य सरकार हो, किसी भी केंद्र सरकार हो, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वह संविधान का तो पालन करेंगे। मैं आपको सिर्फ फायर के साथ में जो घटना घटी है उसका मैं एक रेफरेंस बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है वो रेफरेंस बताना। उससे आप कानून की और सरकार की जो प्रकृति है और काम करने का तरीका है,
हमारे न्यायालय की प्रकृति और काम करने का तरीका, उसे समझने में आपको मदद मिलेगी। फायर फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। फायर फिल्म को 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और इतने बड़े लेवल पर पुरस्कार पाने के बावजूद, सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद, शिवसेना ने और खासतौर पर बाल ठाकरे ने इसकी लीडिंग भूमिका अदा की। बाल ठाकरे ने जो लीडिंग भूमिका अदा की वही क्या थी कि ये फिल्म अश्लील फिल्म है और ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसका प्रसारण रोका जाना चाहिए। और ये एक दिन नहीं घटना घटी, ये वही बाल ठाकरे हैं, ये वही बाल ठाकरे हैं जिन्होंने शोले फिल्म में एक छोटा सा रोल था ए.के. हंगल का। उस फिल्म के 10 साल से अधिक प्रसारण होने के बाद बाल ठाकरे ने बाकायदा सरकार से मांग की और प्रेशराइज किया कि ए.के. हंगल का वो छोटा सा जो रोल है वो उस फिल्म से निकाला जाए। फिल्म इंडस्ट्री का कोई बड़ा आइकॉन नहीं, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, जो बाल ठाकरे के जाके चरण न छूता हो और ये न भीख न मांगता हो कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सोचिए, आप यहां से सोचिए कि हिंदुस्तान में जो संस्कृति के जो नायक हैं वो किसके चरणों में पड़े रहते हैं। जो सीधे सीधे कलाओं पर हमले करते हैं उनके चरणों में पड़े रहते हैं। वो जिन्होंने सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले किए हैं, बॉम्बे के दंगों पर जो फिल्म बनाई थी, उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो डायरेक्टर फिल्म बनाने के बाद जब बाल ठाकरे का आशीर्वाद लेने पहुंचा तो बाल ठाकरे ने 82 कट सजेस्ट किए कि इसमें से 82 कट निकाल दो। और ये 82 कट वे सजेस्ट किए जो कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिए थे। आप कला और साहित्य के, कला और समाज के अंतर संबंध पर विचार करेंगे तो आपके सामने एकदम जलते हुए अंगारे दिखाई देंगे सामने। हम में से लोग बहुत ईमानदारी से वो प्रश्न उठाना ही नहीं चाहते। आप सोचिए ये कि कितना अपमानजनक है कि मकबूल फिदा हुसैन जैसा बड़ा पेंटर हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए। हिंदुस्तान की अदालत को, हिंदुस्तान के न्यायाधीशों को शर्म आनी चाहिए इस पर। हिंदुस्तान की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारा देश छोड़कर चला गया। और किन की वजह से? गुंडों की वजह से। आप कलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं, कलाएं आपकी रक्षा करें, कला आपके समाज का सिर ऊंचा करें, आपके देश का सिर ऊंचा करें, लेकिन कलाकार को आप जूते की नोक पर रखें। हमने कैसा देश बनाया है? हमने कैसा कला और समाज के बीच का रिश्ता बनाया जिसमें रोज कलाओं की हत्या होती हो, रोज कलाओं पर हमले होते हो, और कलाकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रोज पग पग पर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए समझौते करने पड़ते हो। आप कैसे बचाएंगे कलाओं को? जो लोग तमाम तकलीफों के बावजूद पेंटिंग करते हैं, नाटक करते हैं, किताबें लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और लेकिन समझौते नहीं करते, निश्चित तौर पर वे हमारे सबके सलाम के हकदार हैं। ये समाज उन्हीं पर टिका हुआ है, ये समाज उन पर नहीं टिका हुआ। जो संस्कृति के बहुत बड़े ठेकेदार दिखाई देते हैं हमारे बीच में, जो साहित्य कला संस्कृति के बड़े आइकॉन दिखाई देते हैं, उन पर नहीं टिका हुआ ये समाज। ये गलतफहमी हम दिमाग से निकालते हैं।
मैं एक और नमूना लेना चाहता हूं जिससे कि आप इस पेचीदगी को समझें कि कहां समझौते होते हैं और कैसे समझौते होते हैं। मैं तो अपने इस दृष्टिकोण की वजह से मतलब न तो वामपंथ को प्यारा हुआ, न दक्षिणपंथ को प्यारा हुआ, और न उदारपंथ को प्यारा हुआ। मेरी कोई प्यारा बनने की कोई ललक भी नहीं थी। तो पूछा जाना चाहिए ना, कला संस्कृति की रक्षा के काम में लगे हुए लोगों से सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि पिछले 40 साल में संस्कृति के क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा है या घटा है। अमेरिका का हस्तक्षेप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही नहीं बढ़ा। बड़ी पूंजी का हस्तक्षेप सिर्फ अर्थव्यवस्था और राजनीति में ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसका हस्तक्षेप संस्कृति के क्षेत्र में ही बढ़ा है। और खासतौर पर अमेरिका का कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, जो अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो ये शर्म आती है कि जो कल तक कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के नायक थे, आप जान लीजिए इसे, वे कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम जो अमेरिकी संगठन है, जो कि सीआईए के फंड से चलता है, हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो उसके फंड से तमाम किस्म के साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन करते रहे हैं। अगर एक तरफ सीआईए के फंड से काम करने वाले इस तरह के संगठन हैं और लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब लोग जानते हैं उनको, आप ये तय मान लीजिए कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के फंड से आप धर्मनिरपेक्षता की रक्षा नहीं कर सकते। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो ध्रुवीकरण आज में पैदा हुआ है, ये जो नया ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, संस्कृति के क्षेत्र में यह ध्रुवीकरण पैदा हुआ है, यह ध्रुवीकरण पैदा किया है कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ने। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के लोग जहां एक और आरएसएस और दूसरे संगठनों को मदद देते हैं, उन्हें सांप्रदायिक हमला करने के लिए उकसाते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, वहीं वे दूसरी तरफ उन लोगों को भी ऐसा देते हैं जो इनका विरोध करें। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेक्युलरिज्म और एंटी सेक्युलरिज्म ये एक ही सिक्के के दो पहलू, और एक ही संस्थान से इन दोनों को पैसे मिलते हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के नाम से और फोर्ड फाउंडेशन के नाम से सबसे ज्यादा पैसा कहां लगा और आया था, पता किया जाना चाहिए इसका। एक जमाने में जो लोग उसके साथ जुड़े रहे और अभी भी जुड़े हुए हैं लोग, और वे अभी सबसे ज्यादा प्रगतिशील और वामपंथियों के साथ गलवैया डाल के घूम रहे हैं। मेरे समझ में ये अभी तक नहीं आया ये कि जो सीआईए के एजेंट थे और जो सीआईए के पैसे से संस्कृति के क्षेत्र में काम करते थे, वे आज सेक्युलर और वामपंथियों के सरताज कैसे बन गए। कौन नहीं जानता कि भारत भवन जब बना था तो उस भारत भवन में कहां से पैसा आया था, कौन नहीं जानता। और कौन नहीं जानता भारत भवन जब भोपाल में बना था तो उस भारत भवन को बनाने के समय कौन व्यक्ति उसका सिरमौर था। आप आइडियोलॉजिकली अगर देखना चाहेंगे तो आपको यह निर्णय लेना ही पड़ेगा कि आप क्या सीआईए के गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं या उसके बाहर जाना चाहते हैं। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम नाम के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करके सीआईए ने एक नई मुसीबत को जन्म दिया। हमने कभी इसको नोटिस ही नहीं लिया कि किस तरह से हम एक खास तरह के ध्रुवीकरण का हिस्सा बना दिए गए। वे दोनों ही ध्रुवीकरणों को लगातार वो फंड दे रहे हैं।
तो कला और संस्कृति के संबंध पर विचार करते समय क्या यह संभव है कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम को या सीआईए के फंडेड जो फोर्ड फाउंडेशन और दूसरे संगठनों को हम माइनस कर दें? आपने कभी सोचा इस बात को? आप कभी इस बात को कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है कि हरे राम हरे कृष्णा संप्रदाय का जो पूरा का पूरा गठन किया गया, उसमें फोर्ड फाउंडेशन का सबसे बड़ा पैसा लगा। हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय का अक्षय पात्रा जो संगठन है, वो कई राज्यों में मिड डे मील का मालिक है। कमाल की मतलब रणनीति है। न वामपंथियों में चिंता है, न दक्षिणपंथियों में चिंता है, सब खुश हैं अक्षय पात्रा से। हिंदुस्तान में कोई संगठन नहीं बचा अभी। मिड डे मील देने की किसी के पास में क्षमता नहीं है हिंदुस्तान में अक्षय पात्र के अलावा। इसलिए यह चीज समझने की है कि जो लगातार हमारे बीच में जो कल्चर कल्टीवेट की गई है पिछले 40 साल में, उस कल्चर ने बहुत सीरियस समस्याएं पैदा की हैं। उसने पहली समस्या क्या पैदा की है? पहली समस्या यह पैदा की है कि हमारे यहां संस्कृति के बारे में एक स्वायत्त लोकतांत्रिक दृष्टिकोण एक सिरे से गायब होता चला गया है। हमने लगातार यह सोचा ही नहीं कि क्यों यह संस्कृति के क्षेत्र में हमारे यहां लगातार यह दृष्टिकोण गायब होता चला गया। तो यह तो सोचा जाना चाहिए। एक और पहलू है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं, यानी ये सारी घटनाएं इसी बीच में घट रही हैं। यानी एक तरफ कल्चर के क्षेत्र में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिकी सेंटर लाइब्रेरी, इन तमाम के प्रेशर हैं और कनेक्शंस हैं जो काम कर रहे हैं इंटेलिजेंसिया में और कल्चर की फील्ड के जुड़े हुए लोगों में। और इनके पैरोल पर वे तमाम किस्म के अनेक वामपंथी भी हैं, जिन वामपंथियों को हम लोग बहुत श्रद्धा की नजर से देखते हैं। इनके पैरोल पर वे तमाम डेमोक्रेट्स और सेकुलर लोग भी हैं जिन्हें हम बहुत श्रद्धा की नजर से देखते हैं। आप जान लीजिए इसे। लेकिन ये गेम एक ही है। इन गेम का दोनों का संचालक एक ही है। आरएसएस जो कर रहा है उसके भी गेम का संचालक वही है जो कि सेकुलर फोर्सेस के ध्रुवीकरण का संचालक है। मेरी बात सुनने में किसी से को अच्छी ना लगे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जो असल चीज है वो कौन सी है? संस्कृति की रक्षा के लिए अपना एक लोकतांत्रिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। लोकतांत्रिक पर्सपेक्टिव का पहला जो मुठभेड़ है और पहली जो चुनौती है वो ये कि लोकतांत्रिक कलाओं का लोकतांत्रिक पर्सपेक्टिव क्या बड़ी पूंजी के सामने समर्पण करेगा कि नहीं करेगा। हमारे यहां दो काम बड़े ईमानदारी से किए गए हैं। एक तो काम यह किया गया कि संस्कृति को बाकायदा और संस्कृति में काम करने वाले लोगों को बाकायदा बहुत बड़े पैमाने पर फीड किया गया। उस फीड करने में कांग्रेस की भी भूमिका थी और उस फीड को अटैक करने में सबसे ज्यादा आरएसएस की भूमिका थी। अब मैं एक अन्य पहलू लाना चाहता हूं आपके सामने। और बहुत ही डिस्टर्बिंग पहलू लाना चाहता हूं मैं। आप लोगों ने नंदीग्राम के आंदोलन का नाम सुना है।
नंदीग्राम के आंदोलन का बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स ने समर्थन किया, बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स ने। और नंदीग्राम के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, इंटेलेक्चुअल्स, टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो बंगाल की संस्कृति जिन पर गर्व करती है। और संयोग की बात है, सभी सेक्युलर हैं और उसमें अधिकतर लेफ्ट भी हैं। ममता गवर्नमेंट के आने के बाद ये जो शारदा कांड का उद्घाटन हुआ और शारदा कांड के नाम पर जो छापेमारी हुई, उस छापेमारी में जो डॉक्यूमेंट सामने आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शारदा चिटफंड कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनके घरों पर जो छापे पड़े, उन छापे में जो सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे, जो कि अखबारों में छपी सूचनाएं, जो चिटफंड कंपनी का मालिक था, वो चिटफंड कंपनी का खाली मालिक नहीं था, बल्कि उसने सारे बंगाल के जो टॉप आइकॉन थे कल्चर के, वो सब परचेज करके अपने पॉकेट में डाल लिए थे। और कैसे डाल लिए उसने? उसने डाल लिए एक एनुअल या 2 साल में एक बार एक अंतरराष्ट्रीय बंगला सम्मेलन होता है, वो विदेश में होता है, अमेरिका वगैरह में। तो दुनिया भर के जो बंगाली बुद्धिजीवी हैं वहां जाते हैं, और बंगाल से भी बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो बंगाल से जो खेप गई लेखकों, संस्कृति कर्मियों, बुद्धिजीवियों की, उस खेप का पूरा खर्चा, यानी हवाई जहाज की टिकट, वहां अमेरिका में फर्स्ट क्लास होटल में रहना, उनके पारिश्रमिक, इन सब का खर्चा शारदा चिटफंड कांड के अभियुक्त ने उठाया था। और यही वजह थी कि शारदा अभियुक्त के खिलाफ और शारदा चिटफंड के खिलाफ बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आवाज नहीं खोली। अब आप बताइए मुझे, मैं किसके पास जाऊं? मैंने वामपंथ पर विश्वास किया, मैंने वामपंथ को अपनी सारी मेहनत दी, अपनी सारी इंटेलेक्चुअल लेबर दी, और वामपंथ के जो टॉप इंटेलेक्चुअल्स थे वे किसके हाथों बिक गए? एक चिटफंड कंपनी के हाथों, एक ऐसी कंपनी के हाथों बिक गए जिसने कि बाकायदा बंगाल की 20 लाख जनता को लूटा। आपको वामपंथियों की पत्रिकाओं में इसकी बहस नहीं मिलेगी, आपको दक्षिणपंथियों की क्योंकि शारदा चिटफंड कांड का जो मालिक है, जो उसका बॉस है, जो अभी जेल में है, वो बहुत सेकुलर आदमी है इस मामले में। वो वामपंथी बुद्धिजीवियों को भी उसने पैसे दिए, उसने बीजेपी को भी पैसे दिए, उसने जो है टीएमसी को भी पैसे दिए, उसने सबको पैसे दिए। कमाल है। उनकी कृतियां भी खरीदी, उनकी कलाकृतियां भी खरीदी, उनकी पेंटिंग भी खरीदी, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने सब कुछ दिया उनको। तो महाराष्ट्र में पिछले दिनों, खासतौर पर बाल ठाकरे के टाइम में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कल्चरल टेररिज्म की शुरुआत हुई, लेड बाय शिवसेना। आप याद कीजिए, फायर पर जब हमला शुरू हुआ तो उस हमले के समय, उस समय के फिल्म के बड़े लोगों ने क्या क्या बयान दिए थे। दीपा मेहता का बयान था उस समय कि शिवसेना के लोग नैतिकतावादी नहीं, सांस्कृतिक आतंकवादी हैं। अभिनेता दिलीप कुमार और महेश भट्ट ने उस स्थिति को सांस्कृतिक आपातकाल की संज्ञा दी थी। बंगाल में ये करना ही नहीं पड़ा। बंगाल में एकदम रिवर्स में चले गए और सीधे किसके पास चले गए? चिटफंड कंपनी के पास। एक तरफ इंटेलेक्चुअल्स चिटफंड कंपनी के पैरोल पर हैं,
और दूसरी तरफ जब नंदीग्राम का आंदोलन पीक पर था और चल रहा था, बंगाल के एक बुद्धिजीवी ने बाकायदा नंदीग्राम पर बंगला में किताब लिखी। वो किताब बाकायदा प्रेस में कंपोज हो गई, सब तैयार हो गया और छपने जा रही थी। बुद्धिदेव भट्टाचार्य की सरकार का इतना तेज दबाव आया, लेफ्ट फ्रंट का इतना तेज दबाव आया कि प्रेस वाले ने वो किताब छापी नहीं। उस प्रेस के मालिक ने मुझसे पूछा फोन करके कि सर ये मुझे बताइए आप में इतना साहस कहां से आता है, क्योंकि मैंने भी नंदीग्राम पे किताब लिखी थी और वो छपी थी, उसी समय छपी थी। मुझे भी लोगों ने समझाने की कोशिश की अपने तरीके से। मैंने कहा कि वो भैया मुझे तो कोई रबड़ी खानी नहीं है, मेरी दाल रोटी ठीक है, मुझे कुछ मिलना नहीं है। अब आप सोचिए, बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने नंदीग्राम पर लिखी गई किताब को छपने नहीं दिया, और शिवसेना के लोगों ने महाराष्ट्र में फायर पर जो हमले शुरू किए, उसने पूरे हिंदुस्तान की चूल्हें हिला दी। और कौन नहीं जानता इस बात को कि तस्लीमा नसरीन को क्यों बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने बंगाल से खदेड़ कर बाहर भेजा? कौन नहीं जानता इस बात को? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि सांप्रदायिकता के खिलाफ में जो गोलबंदी है, वो गोलबंदी में ये एक खतरा है। उस गोलबंदी का नेतृत्व जिनके पास में है संस्कृति के क्षेत्र में, वे सारे के सारे टॉप लोग संस्कृति के क्षेत्र में सीआईए के पैरोल पर हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि वो लोग इन्हें पछाड़ देंगे आरएसएस के लोगों को? जी नहीं, आप दिमाग से निकाल दीजिए, इनके बस की नहीं है पछाड़ना, क्योंकि एक ही मां के ये दोनों बेटे हैं। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को पछाड़ने के लिए धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आप सांप्रदायिकता को नहीं पछाड़ सकते, बल्कि लोकतंत्र के आधार पर पछाड़ सकते हैं। सेक्युलरिज्म का प्लैंक, सेक्युलरिज्म के आधार पर जो ध्रुवीकरण है, यह ध्रुवीकरण आइडियोलॉजिकल ध्रुवीकरण है, और यह ध्रुवीकरण कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी एकदम निश्चिंत है। वो जानता है कि किसके कान कैसे उमेठे जा सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? कला संस्कृति क्षेत्र की रक्षा कैसे करेंगे हम लोग, जब लोग सहज भाव से कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के हाथों बिकने को तैयार हों, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए? किसी को 6 महीने की स्कॉलरशिप, उसमें अनेक लोग ऐसे हैं जो दलित साहित्य में भी लगे हुए हैं, उसमें अनेक लोग हैं जो कि स्त्री साहित्य के उन्नयन में लगे हुए हैं, उसमें अनेक लोग हैं, यानी ये जो उनके एरियाज हैं, विश्वविद्यालयों में उन्होंने फोर्स किया है, सारे विश्वविद्यालयों को, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों को फोर्स किया है उन्होंने, क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए। और बाई चांस की बात कांग्रेस के जमाने में बाकायदा यूजीसी ने एजुकेशन में वे गाइडलाइन में वे चीजें शामिल कर ली जो एक जमाने में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम और फोर्ड फाउंडेशन ने रिकमेंड की। हमारे यहां उस तरह के अध्ययन नहीं होते थे। तो संस्कृति के लिए जो एक सुरक्षित जगह समझते थे शिक्षा, वहां बाकायदा डिक्टेट किया गया किन किन विषयों पर रिसर्च हो। खासतौर पर आप जाइए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, अभी आप एक इंटेलेक्चुअल हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक, वो जहां मैंने पढ़ाया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, वहां वो वहीं पढ़ के बड़ी हुई और बाद में वो विदेश चली गई और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है, हमारी संयुक्त से परिचित भी हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक ने रेने वेलेक, जो अंग्रेजी आलोचना का बहुत बड़ा आलोचक माना जाता है, रेने वेलेक की स्मृति में जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान में उन्होंने इस सीआईए के, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के, फोर्ड फाउंडेशन के इस मिले जुले मॉडल को उन्होंने एक्सपोज किया कि एकेडमिक्स में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने एक जमाने में उसको लेके लिखा भी था
मैं सिर्फ इसे रेफरेंस के तौर पर मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि एजुकेशन में ये जो अचानक एथनिक स्टडीज, अचानक दलित स्टडीज, अचानक विमेन्स स्टडीज की जो बाढ़ आई हुई है, ये बाढ़ अचानक नहीं आई हुई। ये बाढ़ बाकायदा फोर्ड फाउंडेशन के सजेशंस पर कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम ने पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाई कि इन विषयों पर अध्ययन हो। उन्हीं विषयों के अध्ययन के तहत ये बाढ़ आई हुई है। ये कोई स्वतंत्र रूप से इनके दिमाग से ये चीज नहीं पैदा हुई। तो कला के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में जब हम काम करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि उसकी एक तो होती है राजनीति और एक होती है उसका राजनीतिक अर्थशास्त्र। और अभी राजनीति और राजनीतिक अर्थशास्त्र सीधे सीधे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के संगठन के नाम पर जानते हैं। मैं एक और बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, मेरी अमर सेन को लेकर कोई मतलब अश्रद्धा नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मेरा बहुत साफ मानना है कि अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए उस संगठन से वो अपने को नत्थी रखते हैं, जिस संगठन को सीआईए और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम चलाते हैं, तो मुझे तो कई बार सोचना पड़ेगा, मुझे तो सोचना पड़ेगा कि मैं तो क्रिटिकली देखूंगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें अकल अमेरिका से नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के प्रश्न, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है और कैसे लड़ें, इसके लिए हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल पर्याप्त सक्षम हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब अमेरिका का गहरा असर है, और यह गहरा असर सबसे पहले रिफ्लेक्ट किया विदेश नीति में। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम सबसे पहले किसी भी देश में जब वो घुसती है तो उसकी विदेश नीति को सीधे प्रभावित करती है, और आज आपके देश की विदेश नीति उसके पॉकेट में है। सिलसिला शुरू हुआ था मनमोहन सिंह के समय में, अभी तो क्लाइमैक्स पर है। तो संस्कृति में क्या होगा, उसका एक सिरा जैसे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा उसका विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। कि आपकी विदेश नीति कैसी होगी, इससे तय होगा आपकी कल्चर कैसी होगी। तो हमारे जो कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, जो कल्चरल सिद्धांतकार हैं, वे तो विदेश नीति को लेकर बात ही नहीं करते। वो तो विदेश नीति एक जरा सा शुरू होती है, वो अधिक से अधिक पाकिस्तान के साथ मित्रता या पाकिस्तान के साथ संबंध न रहे यहां तक सीमित है, या पड़ोसी देशों तक सीमित है। हमारे यहां विदेश नीति का जो टारगेट था, जो धुरी थी, वो तो उड़ा दी गई। तो कैसे लड़ेंगे, संस्कृति की रक्षा कैसे करेंगे? अब संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? देख सोचिए आप, अभी संस्कृति के सबसे बड़े उन्नायक और संरक्षक हैं अमेरिका वाले, भारत वाले नहीं। वे तय कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। एक दो चीजें और जिन्हें बोल के मैं ये बातचीत यहीं रोकूंगा, मैं फिलहाल फॉर द टाइमिंग रोकूंगा मैं। ये जो नया जो परिदृश्य बन रहा है, उसमें नए परिदृश्य में जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, पहली चीज तो यह है कि परफॉर्मेंस के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। यस महेश वशिष्ठ जी, आप सही कह रहे हैं। आईसीसीआर का जो के सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें जो चयन है, मसलन ये पहली बार, ये काफी पहले ये चीज एडॉप्ट की गई कि सरकार नाटक के प्रदर्शन की अनुमति तब देगी जब पहले आप नाटक के बारे में बताइए कि नाटक कैसा है, क्या है। अरे क्यों बताए नाटककार, क्यों बताए? आप स्क्रिप्ट क्यों देखना चाहते हैं पहले? आप स्क्रिप्ट इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि आप
उसे सेंसर करना चाहते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी नीति की संगति में है या नहीं है। और ये जो नीति की संगति में जो नाटक चुनने का और नाटकों को या सांस्कृतिक ग्रुपों को चुनने का या मिनिस्ट्री की तरफ से पैसा देने का, ये भी एक बड़ी इल्लत है। अरे भाई, जो लोग संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं, एक यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए उनको। आप मुक्त भाव से जो भी एक क्राइटेरिया बनाए, सबको पैसा दें। लेकिन आप उसमें भी सिलेक्शन करते हैं कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में, तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? तो जो लोग राजनीतिक तौर पर सत्ता के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, उन लोगों को फंड नहीं मिलते। तो अब स्क्रिप्ट कौन तय कर रहा है? कल्चरल प्रोडक्ट की प्रकृति कौन तय कर रहा है? आपकी सत्ताधारी पार्टी तय कर रही है। जो कायदे से ये नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मैं जो चीज रखना चाहता हूं ये कि अभी संस्कृति और साहित्य, कला और साहित्य या कला और समाज के सामने बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। या तो कलाकार जो है वो अपनी जिसे कहें कि संप्रभुता बचाए रखे और खड़ा रहे मैदान में और अपने तरीके निकाल ले जीने के, तब तो वो सरवाइव कर सकता है, जिसकी की संभावनाएं बहुत कम हैं। अन्यथा तो उसकी स्थिति यह है कि अभी देखिए आप, शाहीन बाग आंदोलन का जो लड़का समर्थन कर रहा था, जो भाषण दे रहा था, सुशांत सिंह, उसको परफॉर्मेंस के दौरान जब वो किसी सीरियल की सीरीज का हिस्सा था, उसे बाकायदा उसके मालिकों ने निकाल दिया। फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में उन लोगों को काम पहले मिलता है और एकमात्र उन्हीं लोगों को काम मिलता है जो कम्युनल होने के लिए तैयार है और कम्युनल राजनीति का खुला समर्थन करें। सोचिए, यहां पर एक जमाना था इप्टा का फिल्म इंडस्ट्री में वर्चस्व था, वो सारा वर्चस्व चला गया और अचानक शिवसेना का वर्चस्व आ गया और बीजेपी का वर्चस्व आ गया। वहां क्या चीज है ऐसी? सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक चीज, ये जो फंडिंग का जो स्रोत है, ये संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति के आयोजनों के लिए जो फंडिंग का जो स्रोत है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम, कारपोरेट हाउस, ये संस्कृति का स्रोत है। ये संस्कृति का स्रोत सबसे बड़ा जो है घटक है जो कि संस्कृति को रौंदे हुए है और संस्कृति में कोई स्वतंत्रता उसने छोड़ी नहीं है। संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग स्वतंत्र रूप से काम करें। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि अगर नाटक के लिए बिना किसी शर्त के यूनिफॉर्मली अगर टाटा मदद करता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन टाटा करेगा नहीं, टाटा करेगा नहीं। मैं एक नमूना बता रहा हूं मैं आपको। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो लोग पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, वहां से निकले हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भारत सरकार का संस्थान, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब ब्रेख्त के नाटक चुने गए नाटक करने के लिए, तो पहला काम यह किया गया कि नाटक से, ब्रेख्त के नाटक से ब्रेख्त की राजनीति निकाल दो। किसने की यह शुरुआत? कब हुई यह शुरुआत? सेकुलर सरकार थी,
शुद्ध सेकुलर सरकार थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ब्रेक्स के नाटक खेले जाएं तो वो ब्रेक्स की पॉलिटिक्स के साथ खेले जाएं, नहीं चाहती थी वो। हमारे संगठनों ने विरोध किया, किसी ने कभी इप्टा ने विरोध किया इस बात का? मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र हुआ करता था, मैं नाटक देखने जाता था मैं, और मैंने अनेक ब्रेक्स के नाटक जो एनएसडी के परफॉर्मेंस है वो देखे हैं। और मेरे लिए शॉकिंग होता था कि जब मैं नाटक देख के लौटता था कि अरे इसमें से पॉलिटिक्स कहां चली गई। संस्कृति का क्षेत्र सबसे गहरे हस्तक्षेप का क्षेत्र रहा है राजनीति में। कांग्रेस ने हस्तक्षेप किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो नाट्य नीति थी उसका निर्धारक तत्व, निर्धारक दृष्टिकोण वो कांग्रेस का ही था। मैं कैसे भूल जाऊंगा इस बात को। मैं नरेंद्र मोदी से तो यह उम्मीद नहीं करता क्योंकि उसके पास में कोई संस्कृति का दृष्टिकोण नहीं है। नरेंद्र मोदी इस मामले में एकदम ऑनेस्ट है कि वह संस्कृति कर्मियों को पसंद नहीं करता। एकदम नेकेडली वो कहते हैं कि मैं लाइक नहीं करता बुद्धिजीवियों को। मेरे लिए चिंता की चीज है ये, मेरे लिए चिंता की चीज है ये। इसलिए मैंने कहा कि आप जब संस्कृति के क्षेत्र पर विचार करें तो अमेरिकी संस्कृति नीति और अमेरिका के जो सांस्कृतिक संगठन है उनकी भारत में पैठ और पहुंच, इसकी तहकीकात जरूर करनी चाहिए। अमेरिकी नीति के प्रभाव में वामपंथी संगठन के साथ जुड़े हुए लेखक भी हैं। वे लेखक भी हैं जो अपने को सेक्युलर कहते हैं, और वे लेखक भी हैं जो एकदम रिएक्शनरी हैं। वो एकदम इस मामले में बिना किसी बंधन के दोनों को पैसे देते हैं। अमेरिकी कल्चरल पॉलिसी का हिस्सा वे लोग भी हैं जिन्हें आप रेडिकल मार्क्सवादी कहते हैं, जो बंदूक उठाए घूम रहे हैं अभी आदिवासी इलाकों में। उनके साथ जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी हैं जो अमेरिकी पैरोल पर हैं और पैसा लेते हैं। तो आपकी यहां जो संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए तीन बड़े एरिया हैं, सेक्युलर, रेडिकल, अल्ट्रा रेडिकल, लेफ्ट और रिएक्शनरी, ये सारे के सारे लोगों में बाकायदा अमेरिकी पैसा आ रहा है, बड़े पैमाने पर आ रहा है। शिवसेना का मैंने नाम क्यों लिया आपसे? मैंने जानबूझ के लिया। मैं क्यों कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम का नाम ले रहा हूं? मैं जानबूझ के ले रहा हूं। मैं अपने दोस्तों से जानना चाहता हूं कि अशोक वाजपेयी के साथ में आप अपने रिश्ते को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जबकि वो घोषित तौर पर कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन के पैसे को संस्कृति के क्षेत्र में निवेश करने के कार्यों से जुड़े रहे हैं। आप कैसे उनको अपना सिरमौर बना सकते हैं? आरएसएस के लोगों में और कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के लोगों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम की पॉलिसी को ईमानदारी से आरएसएस के लोग संस्कृति के क्षेत्र में कैरी कर रहे हैं, उसी तरह अशोक वाजपेयी जैसे लोग भी अमेरिकी नीति को कैरी कर रहे हैं। आप संस्कृति को बचाना चाहते हो तो संस्कृति में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल होते हैं, वैचारिक बहस होती है, वैचारिक टकराहट होती है, और आपको विचारधारा चुननी होती है। हमारे धर्मनिरपेक्ष लोगों में तो वैचारिक बहस ही बंद हो गई है आपस में। अब लगता है ऐसा कि सब कुछ सेक्युलर है मामला। ये सारे के सारे लोग, हर रंगत का सेक्युलर एक मंच पर है। अरे हर रंगत के दक्षिणपंथी तो हमने एक मंच पर देखे थे, लेकिन हर रंगत के वामपंथी एक मंच पर नहीं देखे, और हर रंगत के सेकुलर लोग एक मंच पर नहीं देखे, क्योंकि इनके बीच में विचारधारा के आधार पर परीक्षा होती थी।
हमने यह सोचा ही नहीं कि हम विचारधारा के आधार पर एक दूसरे को चुनौती दें। कौन नहीं जानता इस बात को? सारे लोग जानते हैं, सारी दुनिया में लोग जानते हैं कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के यहां पर कौन लोग एजेंट रहे, कौन लोग दलाल रहे, कौन लोग लेखक रहे, किनको पैसा मिलता रहा है। मैं अपने एक फेसबुक लाइव के उद्बोधन में मैं जिक्र कर चुका हूं आरएसएस के लोगों का भी। हम जैसे लोगों की बहुत गंभीर समस्या है ये, क्योंकि हम जानते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब लोग जानते हैं और जानबूझकर भी ऐसे लोगों के साथ में अपने साझा मोर्चे बनाते हैं। मैंने अपने लिए एक रास्ता चुन लिया, मैं नहीं जाता जनरली लोगों के बीच में। मैं जाके अपने को क्यों मैं बेवजह जो है अपना धर्म भ्रष्ट करूं? अमेरिका से लड़े बिना, अमेरिका की सांस्कृतिक नीति से लड़े बिना, अमेरिका की सांस्कृतिक नीति से जुड़े हुए लोगों से हिंदुस्तान में लड़े बिना आप हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं बचा सकते। जिस तरह से संस्कृति उद्योग दक्षिणपंथी लोग चला रहे हैं ना हिंदुस्तान में, मैंने आपको सीरियल में कहीं जाना है ना, आप एक बार सरेंडर कर दीजिए दक्षिणपंथी राजनीति के लिए, आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। उसी तरह सेकुलर लाइन भी खुली हुई है, आप एक बार सरेंडर कर दीजिए। अरे ऐसा क्या घटा है कि कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के बारे में, अमेरिकी संस्कृति नीति के बारे में, अमेरिकी संगठनों के बारे में हिंदुस्तान के वामपंथियों में बहस क्यों बंद हो गई? किस बात से डरते हैं ये लोग? सारा बंगाल चला गया, इसलिए बंगाल के सारे बुद्धिजीवी, बड़े बुद्धिजीवी भाग गए, क्योंकि वे कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के पैकेज का हिस्सा थे और वे वामपंथ की भी मलाई खाते थे। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं जिससे आप इस रेडिकलिज्म को समझ सकते हैं। एक जमाने में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए $20,000 फोर्ड फाउंडेशन ने किताब खरीदने के लिए दिए कि आप किताब खरीद लीजिए, जो इच्छा हो किताब खरीद लीजिए। अब मुसीबत यह हुई कि वहां किताब खरीदी नहीं जा रही, बहस हो रही है कि साहब फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से किताब नहीं खरीदेंगे। अच्छा, किताब खरीदने में कोई परेशानी, आपको जो इच्छा हो किताब खरीद लिए, वो पैसे दे दिए उन्होंने, लेकिन किताब खरीदने के लिए तैयार नहीं है वो। अब वो बहस आपस में जो हम लोगों में हो रही थी, मैं संयोग से सीपीएम का मेंबर था और सीपीएम के उस ग्रुप का मेंबर था जो कि एलिट ग्रुप माना जाता है, जो कि शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी बहुत सारे फैसले लेने में शिखर पर था। मैं उसका हिस्सा था और मैं संयोग से कभी किसी मंच पर नहीं गया। मैं अब यह समस्या हमारे सामने भी आई तो हमने कहा कि किताब खरीदने में क्या परेशानी है आप लोगों को? तो मालूम पड़ा कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, किताब नहीं खरीदेंगे, बिक जाएंगे कॉमरेड, किताब नहीं खरीदेंगे। मीटिंग हुई, मीटिंग में निर्णय हुआ कि किताब नहीं खरीदेंगे। मैं था और एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि किताब खरीदी जाए। हम लोग 2 रह गए और वे 9 थे। प्रस्ताव गिर गया। अब मैं सरेंडर नहीं करने के लिए तैयार था, तो मैंने अल्टीमेटली थोड़ा सा बहस की और बढ़ाया, कई दिन लगे, महीने लगे। अल्टीमेटली ज्योति बाबू के सामने गए हम लोग। हमने कहा ज्योति बाबू जो निर्णय लेंगे वो मान लेंगे सब लोग। सो ज्योति बाबू के सामने जब चीज गई तो निर्णय लिया गया। ज्योति बाबू ने कहा कि नहीं, किताब खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। जब वो कोई सजेस्ट ही नहीं कर रहे, आपकी जो इच्छा हो किताब खरीदिए, तो आपने किताब क्यों नहीं खरीदी? जो लोग सबसे ज्यादा रेडिकल पोजीशन लिए हुए थे,
उनमें से अनेक लोग कालांतर में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के लिए उसी ग्रुप में चले गए जिस ग्रुप को हम नंदीग्राम ग्रुप कहते हैं। मैं नहीं गया। देखने में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, व्यवहार में सबसे ज्यादा रिएक्शनरी अमेरिकी पंथी। क्यों? क्योंकि आपको अमेरिका में स्कॉलरशिप चाहिए, अमेरिका में प्रोफेसरशिप चाहिए। चिंता की चीज नहीं होगी मेरे लिए। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम से लड़े बिना आप हिंदुस्तान की कल्चर को नहीं बचा सकते। कोल्ड वार की सांस्कृतिक नीति से लड़े बिना आप हिंदुस्तान की कल्चर को नहीं बचा सकते। और ये सारी की सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे तमाम लोग जानते हैं। तो आज समाज के सामने, कलाओं के सामने संकट कहां से आ रहा है? एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संकट आ रहा है। किससे? वो डिक्टेट कर रहे हैं अपने मेंबरों को कि बेटा इस लाइन पर बोलो। बीजेपी के लोग भी अपने लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं कि बेटा इस लाइन पर बोलो। अब आप बताइए, अपनी अपनी लाइन को कोई क्रॉस नहीं करेगा। और इन दोनों की लाइन को नियंत्रित कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा? अमेरिका। तो अभी संकट, पहला संकट, इस पूरी बातचीत का एक निचोड़, आज पहला संकट यह है कि हमारे देश में पिछले 70 साल में ये जो तरह तरह से लोग कर रहे हैं ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे देश में कोई संस्कृति नीति नहीं है। बिना संस्कृति नीति के देश फंक्शन कर रहा है। ये आपने कहीं ऐसा देश देखा है जो इतना विशाल लोकतंत्र हो लेकिन उसके पास में कोई कल्चरल पॉलिसी ना हो? और कल्चरल पॉलिसी में जो कल्चर के एक्टिविस्ट हैं, परफॉर्मर हैं, उनके लिए कोई जगह ना हो? और कैसे हम लोग हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं और हिंदुस्तान की प्रगतिशील दृष्टिकोण की रक्षा करते हैं, मैं उसका एक नमूना बता रहा हूं आपको। गोदान फिल्म बनी थी प्रेमचंद के 125वीं शताब्दी के समारोह के उपलक्ष्य में। भारत सरकार की मदद से गोदान पर फिल्म बनी। और गोदान पर फिल्म बनाते समय, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही नामी व्यक्ति ने वो इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। मुझे प्रसंग याद आ रहा है, मैं नाम लेके अपना ज्यादा दिक्कत बढ़ाना नहीं चाहता। अब आप बताइए, गोदान पर फिल्म बने और उसमें दलित डिस्कोर्स ही गायब हो जाए तो कितनी बढ़िया फिल्म होगी। क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह नहीं चाहती थी कि दलितों के बारे में जो प्रेमचंद लिखते हैं और जो चित्रण किया है वो फिल्म में आए। तो जो हमारे फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर था उसने बाकायदा ईमानदारी से इसका पालन किया। सेक्युलर राइटर था वो। जयपाल रेड्डी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। संयोग से उस कमेटी का मैं भी मेंबर था। और जब वो फिल्म आई तो मैं एकदम चौंक गया। तो मुश्किल कहां है? आपके यहां कोई नीति नहीं है, लेकिन सरकार इस नीतिहीनता का दुरुपयोग करती है। हमने किसी को यह अधिकार नहीं दिया है कि प्रेमचंद की कृति पर फिल्म बनाते समय प्रेमचंद की हत्या कर दे, लेकिन हमारे यहां फिल्म के लेखक ने यह काम किया। तो सांस्कृतिक नीति के अभाव में सिर्फ एडहॉक डिसीजंस होंगे और मनमाने फैसले लिए जाएंगे। और कैसे मनमाने फैसले लिए जाएंगे उसके
असंख्य उदाहरण है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि संस्कृति के क्षेत्र को कम से कम इन राजनेताओं से तो मुक्त कर दिया जाए, और कम से कम एक अमाउंट 1%, यानी ये तो हम लोग कहते हैं कि शिक्षा के लिए इतना अमाउंट होना चाहिए कहते हैं ना 10% शिक्षा के लिए होना चाहिए, जीडीपी का 10%। आपने कभी सुना है कि जीडीपी का कितना परसेंट कल्चर के लिए होना चाहिए? क्यों? जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक हम लोग शिक्षा में और खासतौर पर साक्षरता के लिए खर्च करने को, निवेश को ही हम संस्कृति के लिए निवेश मान लेते हैं। अरे आपके यहां हिंदुस्तान में 1% भी जीडीपी का कल्चर पर खर्च नहीं होता, क्योंकि आपके यहां कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है। आपके यहां कारपोरेट हाउसेस भी कल्चर पर कोई भी खर्च नहीं करते। वो कल्चर पर जो खर्च करते हैं वो अपनी शर्त पर खर्च करते हैं, उनके प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस के तरीके हैं, नियम हैं। क्या करेंगे हम लोग? मेरा सिर्फ एक प्रस्ताव है कि संस्कृति के क्षेत्र को संस्कृति कर्मियों के रहमो कर्म पर, उनके दिशा निर्देशन पर छोड़ देना चाहिए। संस्कृति कर्मियों को यह अधिकार होना चाहिए, वो चाहे जिस विचारधारा के लोग हों, सभी रंगत के विचारधारा के लोगों को एक साथ काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। वे लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे। और आपके यहां जितने भी सांस्कृतिक संगठन हैं जो गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वो सांस्कृतिक संगठनों को इन संस्कृति कर्मियों के हवाले किया जाना चाहिए। आपने किया यह कि संस्कृति कर्मियों को आपने एकदम कुत्ते की तरह खदेड़ के बाहर कर दिया है, और आप उन्हें टुकड़े डाल के पालते हैं। मुझे कभी कभी बहुत ही खीज होती है देखकर, गुस्सा तो बहुत आती है मुझे। मैं असमर्थ हूं, गुस्सा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। क्या संस्कृति का एजेंडा राजनीतिक दलों का एजेंडा बनेगा? मैनिफेस्टो उठाइए। संस्कृति जो है प्रधान एजेंडा है ही नहीं। संस्कृति नीति प्रधान एजेंडा नहीं है। कैसे संस्कृति की रक्षा और उपेक्षा होती है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। यह माना जाता है, और यह गलतफहमी है, कि वामपंथी संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं। गलतफहमी है। कांग्रेस के लोग तो हैं ही नहीं। बीजेपी के लोगों का संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वो संस्कृति के घनघोर शत्रु हैं। वामपंथी लोग भी संस्कृति के बारे में गंभीर नहीं है, बल्कि उपेक्षा के बारे में गंभीर जरूर हैं। मैं बंगाल में जिस दिन से हिंदी अकादमी की स्थापना हुई, उसकी अकादमी की स्थापना के पहले दिन से उससे जुड़ा रहा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस अकादमी के लिए एक चपरासी, एक बिल्डिंग, एक सेक्रेटरी, एक आदमी, यानी एक चपरासी तक की, फुल टाइम चपरासी तक की नौकरी हम लोग क्रिएट नहीं कर पाए। अगर बंगाल की इकोनॉमी में हिंदी भाषियों के कंट्रीब्यूशन को देखें तो हिंदी भाषी वहां की इकोनॉमी के 60% हिस्से को, बिजनेस को संभालते हैं, देखते हैं। वहां की मेजर इंडस्ट्री के वे मालिक हैं। वहां के बाजार में उनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। इसके बावजूद बंगाल की सरकार साल में 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया साल का देती थी हिंदी अकादमी के लिए। हमारे अकादमी के जितने लोग थे ना, वो ज्योति बाबू के सामने नाक रगड़ के मर गए, लेकिन एक ऑर्डर नहीं निकलवा पाए। सो प्लीज, एक ही तरीका है, प्रत्येक राज्य सरकार के बजट का कम से कम 1% हिस्सा उसका वो संस्कृति के लिए अलॉट किया जाए, और संस्कृति कर्मियों को प्रत्येक राज्य की अलग से और केंद्र में अलग से सांस्कृतिक नीति बनाने और उसका कार्यान्वयन करने की स्वतंत्र जिम्मेदारी दी जाए। कोई रास्ता नहीं है।
संस्कृति के क्षेत्र में जो आइडियोलॉजिकल टकराहट की जगह हैं, मुद्दे हैं, उन्हें रेखांकित किया जाए। मसलन कल्चर के साथ में बड़ी पूंजी का क्या रिश्ता होगा, कल्चर के साथ में, कल्चरल एक्टिविस्टों के साथ में कल्चर से जुड़े हुए जो फॉर्म है उनका आपके समाज की जो बहुत सारी कुरीतियां हैं, संस्कार हैं, उनके साथ में क्या संबंध होगा, उसे कैसे आप डिफाइन करते हैं, यह जिम्मेदारी उनको दी जाए। अब आपने किया यह कि संस्कृति कर्मियों को तो आपने टुकड़खोरी में लगा दिया है, और नीति का काम करेगा कोई वह आदमी जिसको कि कोई ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान है, नीति का ज्ञान है। दो चीजें अगर हो जाएं, संस्कृति के लिए बजट का, राज्य के बजट का 1% हिस्सा, राज्य के केंद्र के कुल बजट का सिर्फ 1% हिस्सा संस्कृति के लिए दे दिया जाए, उसमें शिक्षा वाला पैसा शामिल नहीं किया जाएगा, और संस्कृति के बारे में फैसले लेने की जिम्मेदारी सीधे सिर्फ संस्कृति कर्मियों को दी जाए, तो संस्कृति की कुछ हद तक हम रक्षा कर पाएंगे। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि संस्कृति कर्मी सरवाइव नहीं कर सकते अगर वो संस्कृति के खाली काम करें तो जो संस्कृति कर्मी हैं, जो लोग काम करते हैं, नाटक कर रहे हैं, गाना गाते हैं, लेखक हैं, इनके लिए हमारे पास में स्कीम होनी चाहिए जिससे कि एक मिनिमम ये अपनी जिंदगी, रोटी रोजी तो के लिए तो परेशान ना हो। बंगाल का बता रहा हूं मैं, आप मुझे यहां का तो मालूम नहीं है, कुछ दिन बाद यहां का भी पता चल जाएगा। बंगाल में जानते हैं एक संस्कृति कर्मी के लिए जो सरकार वजीफा देती थी, जो उसके लिए मंथली देती थी, वो जानते हैं कितने पैसे? 300 रुपए। अब 300 रुपए में झोंपड़ी में भी भाड़े पे नहीं मिलती। कौन समझाएगा इस बात को? एक संस्कृति कर्मी महीने में कम से कम 2 जून की रोटी खा सके और रह सके। संस्कृति कर्मियों को बाकायदा ऑफिशियली तमाम किस्म की सरकारी हाउसिंग सोसाइटीज में घर फ्री में अलॉट किए जाने चाहिए। कम से कम यह तो हो कि नाटक के लिए समर्पित है, घर नहीं खोजना होगा, सरकार के यहां अप्लाई करे, घर मिलेगा। सरकार के यहां अप्लाई करे, कम से कम सूखी रोटी दाल खा सकता है, वो संस्कृति बचा लेगा। सबके लिए रियायत है, हर एक के लिए हमारे यहां कंसेशंस हैं। आपने कभी सोचा संस्कृति कर्मियों के लिए कोई कंसेशंस हैं? कोई कंसेशन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। संस्कृति कर्मियों को भी कंसेशन चाहिए। मसलन उन्हें परफॉर्मेंस के लिए हॉल चाहिए और वे हॉल बिना पैसे के मिलें। नाटक के टिकट से इतने पैसे नहीं आते कि आप सारे खर्चे उठा लें। ये बुनियादी चीजें हैं। ये संस्कृति कर्मी को अमीर नहीं बनाएंगी ये चीजें, लेकिन सिर्फ संस्कृति की रक्षा में मदद जरूर करेंगी। आप दिल्ली में कहीं नाटक करना चाहें तो आपके पास में क्या कोई हॉल है ऐसा जहां कि आप फ्री में नाटक कर सकें? अरे साधारण नाटककार की तो छोड़ दीजिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्कूल बनाया, उसके लिए भी परफॉर्मेंस के लिए ऑडिटोरियम नहीं बना पाए। कभी इस लोन में, कभी उस लोन में। तो चिंता नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था कि कोई संस्कृति नीति नहीं है आपके यहां। हमने कभी सोचा ही नहीं कि संस्कृति नीति के बिना हम संस्कृति को बचाएंगे कैसे। संस्कृति नीति को लागू करने के लिए जब तक हम संस्कृति कर्मियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं देंगे, उनकी जरूरतों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, दैनंदिन जीवन की जो जरूरतें उन्हें आइडेंटिफाई करें, कल्चर के क्षेत्र की जरूरतें उन्हें आइडेंटिफाई करें, और ये काम ईमानदारी से,
यानी आप आधार कार्ड कंपलसरी कर सकते हैं, आप सारे देश का आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन संस्कृति कर्मियों की रक्षा के लिए आप कोई एक स्कीम लागू करके संस्कृति कर्मियों को नहीं बचा सकते। इससे पता चलता है कि सरकार अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार की चिंता में संस्कृति कर्मी नहीं आते, कलाएं नहीं आती, साहित्यकार नहीं आते, बुद्धिजीवी नहीं आते, इतिहासकार नहीं आते, बल्कि ये तो उसके निशाने पर हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक अलग चीज है। महेश जी वो सही कह रहे हैं आप कि कुछ खास संस्कृति कर्मियों को मकान दिए गए। वो एक जमाने में कुछ पत्रकारों के लिए भोपाल में भी घर दिए गए, अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हमारा मानना है कि एक सबके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, खास कोई नहीं होता, कोई संस्कृति कर्मी खास नहीं होना चाहता। जो भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, जो भी कल्चर के किसी भी स्कूल से जुड़ा हुआ है, उसको की रक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास में यह दायित्व बनता है, हमारा सरकार का यह दायित्व बनता है कि अगर कोई संस्कृति कर्मी है तो उसकी एलआईसी प्रीमियम सरकार दे, और वो एलआईसी प्रीमियम 1 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी हो तो कल को उसके परिवार में किसी को भी एक व्यक्ति के मरने के बाद में अभाव की स्थिति महसूस ना हो। सबको दे रहे हैं ना, अभी ये बीमा पॉलिसी दे रहे हैं ना फ्री में, कह रहे हैं अपनी किस्त भी देंगे हम। अरे तुम कभी संस्कृति कर्मियों के बारे में सोचो कि उनकी जरूरतें क्या हैं। संस्कृति कर्मी के बारे में सोचो कि उसको, यानी आप अब यहां से देखिए, आप मतलब मुझे बहुत ही गंभीर समस्या है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं इस बात को। आपके यहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए तो ये फैसिलिटीज है कि वो जाके कहीं पर भी सामान्य सरकारी दर पर किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन संस्कृति कर्मी के लिए ये फैसिलिटीज नहीं है। क्यों? क्या संस्कृति कर्मी बीमार नहीं पड़ते? ये हम, जो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाता हूं तो मैं मास्टर हूं, इसलिए मैं बीमार पड़ता हूं तो मेरा तो इलाज का खर्चा मेरी यूनिवर्सिटी उठा लेगी, और संस्कृति कर्मी अगर बीमार पड़ेगा उसका खर्चा कौन उठाएगा? हमारे यहां कोई स्कीम है, संस्कृति कर्मी अगर बीमार पड़े तो उनका खर्चा सरकार उठाएगी कि नहीं उठाएगी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमने संस्कृति कर्मी और संस्कृति क्षेत्र की गंभीर उपेक्षा की है। लोकतंत्र के 70 साल के विकास के बावजूद न हमने उनके स्वास्थ्य को देखा, न हमने उनकी अर्थव्यवस्था को देखा, न हमने उनकी दैनंदिन जरूरतों को देखा, और न हमने उनकी संस्कृति के क्षेत्र की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके देखा, और न हमने संस्कृति की कोई नीति बनाई। तो संस्कृति बचेगी कैसे? संस्कृति कर्मी तो सबसे ज्यादा असहाय होगा, इसलिए वो डरा रहता है, हमेशा परेशान रहता है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम संस्कृति कर्मी को ये जो मार्केट की फोर्सेस के हाथ में जाने से बचाएं, बाजार की शक्तियों का वो खिलौना न बने। अगर किसी व्यक्ति ने नाटक सीखा है और नाटक में रहना चाहता है तो वह सीना तान के नाटक में जी सके, हम ऐसी स्थिति पैदा करें। अगर कोई पेंटर है तो पेंटिंग करके जी सके। यह कला और संस्कृति का वह क्षेत्र है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। एक और चीज है जिसको कि हम लोग कभी और उठाएंगे और बात करेंगे कि कला का डिजिटलाइजेशन हुआ है और इसने कला की क्षमता और शक्ति और प्रसार को बढ़ा दिया है। डिजिटलाइजेशन ने पेंटिंग से लेके और दूसरी तमाम किस्म के कला रूपों की एक नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसलिए डिजिटलाइजेशन में जो कलाएं आ रही हैं वे कलाएं किस रूप में क्या करेंगी और किस तरह का असर डालेंगी, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं।
मैं तो कलाकर्मी नहीं हूं, मैं संस्कृति कर्मी नहीं हूं। मैं तो फिर बार बार कहता हूं मैं तो एक नागरिक हूं। मुझे इस सब इसे अब चिढ़ होने लगी है ये बनने से। मेरी सिर्फ एक चिंता है, आप यहां से देखिए, एक नागरिक की तरह देखिए। 70 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है एक संस्कृति कर्मी की, एक भारत के नागरिक की, कि उसकी भाषा छिन गई है। अब मेरे बच्चे मेरी भाषा में पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे मेरी भाषा से नफरत करते हैं। यानी ये अंतिम पड़ाव है इस सांस्कृतिक ह्रास का, जहां भारत के लोग, चाहे वो बंगाली हों, तमिल हों, तेलुगु हों, हिंदी भाषी लोग जो शिक्षित हो जाते हैं वे लोग हिंदी से नफरत करते हैं। जो बंगाली लोग शिक्षित हो जाते हैं वो बंगला से नफरत करते हैं और बंगला बोलना पसंद नहीं करते। जो मराठी हैं वो मराठी भाषी लोग मराठी से नफरत करते हैं, वो मराठी बोलना पसंद नहीं करते। जो अंतिम पड़ाव जहां आप हमें ले गए हैं इस पूरे विकास के क्रम में, ऊंची गगनचुंबी इमारतें जो आपने बनाई हैं लोकतंत्र ने, उसने एकदम भाषाओं के लिए एकदम श्मशान तैयार कर दिया है। अब लोग अपनी भाषा से नफरत करने लगे हैं। इसी को कहते हैं कल्चरल इंपीरियलिज्म। जब आपको अपनी भाषा से नफरत होने लगे, आपको अपने लोगों से नफरत होने लगे, अपने संस्कार से नफरत होने लगे, आपको अपने धर्म से नफरत होने लगे, अपने तमाम जो दैनंदिन जीवन की चीजें उनसे नफरत होने लगे, यहां तक कि आप जिस शहर में पैदा हुए और बड़े हुए उससे भी नफरत होने लगे। और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है संस्कृतिहीनता की। आपने एक ऐसा संस्कृतिहीन मनुष्य तैयार किया है जो अपनी ही चीजों से नफरत करता है, और वह चीज मुझे पीड़ा देती है। ये जो संस्कृतिहीनता की जो विजय यात्रा शुरू हुई थी लोकतंत्र के बैनर के तले, आज वो संस्कृति के पराभव में नहीं, संस्कृति को श्मशान में पहुंचाने में तब्दील हो चुकी है। और ये चीज बहुत खतरनाक है। तो संस्कृति की रक्षा की दुतरफा लड़ाई है। एक वह लड़ाई है जहां आपको भाषा बचानी है, जहां आपको नाटक को बचाना है, पेंटिंग को बचाना है, तमाम किस्म के जो परफॉर्मिंग रूप हैं कलाओं के उनको बचाना है। वहीं दूसरी तरफ कलाकार को भी बचाना है और नागरिक को भी बचाना है। आप सोचिए वो नागरिक कैसा होगा जो अपनी भाषा भूल जाए। मैंने जानते इसी नफरत की वजह से, मेरे अंदर बहुत कूट कूट के नफरत भरी हुई थी, इसी वजह से मैंने कभी अंग्रेजी सीखी नहीं, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं हिंदी से प्यार करना भूल जाऊं। क्योंकि सांस्कृतिक इंपीरियलिज्म आपके अंदर दाखिल होता है और वो आपके अंदर दाखिल होकर फिर वो आपकी एक एक करके सारी चीजें छीन लेता है और आपको अपना ही शत्रु बना देता है। और ये चीज मुझे सबसे ज्यादा चिंता देती है, और यही चीज है चाहता हूं मैं कि आप लोग इसको अपने चिंता के केंद्र में लाएं कि हमारी संस्कृति नीति बने। हम अपने संस्कृति के क्षेत्र का जो सबसे प्राइम एरिया है लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, इसकी रक्षा करें। जहां जिस रूप में भी संभव हो हम इसकी रक्षा करें और इसके पठन पाठन पर जोर दें। और आखिरी चीज, संस्कृति कर्मी हमारी देश का रतन है। वो नवरत्न होते थे। ये कंपनियां और कारखाने, ये जो सरकारी कंपनियां है ना, इसे हम नवरत्न कहते हैं, ये नवरत्न नहीं होते। नवरत्न होते हैं वे कलाकार, वे पेंटर, वे अभिनेता, वे रंगमंच के लोग, वे नवरत्न थे। अब वे नवरत्न नहीं है। हमें अपना नजरिया बदलना होगा और हमें इस खोई हुई सभ्यता को, खोई हुई संस्कृति को, खोए हुए संस्कृति कर्मी को अर्जित करना होगा। और वहीं जब आप ये कमिट करेंगे और आइडियोलॉजिकली कमिट करेंगे, आप तय मानिए आप इसे अर्जित भी कर लेंगे। हमने हुआ यह कि आइडियोलॉजिकली संस्कृति कर्मी, उसके तमाम कार्य व्यापार, उसकी वैचारिक चुनौतियां, इनको देखना ही बंद कर दिया है। संस्कृति का कोई भी कर्म विचारधारा के बिना संपन्न हो ही नहीं सकता। विचारधारा कंपलसरी है उसके लिए। संस्कृति कर्मी के लिए कोई चीज अनटचेबल नहीं है, कोई विषय अनटचेबल नहीं है। वह किसी भी विषय पर लिख सकता है। वह चीजों को नैतिक अनैतिक के आधार पर, अश्लील के आधार पर नहीं देखता। इसलिए
उसके बारे में हमें एक भिन्न नजरिए की जरूरत होगी, क्योंकि वह सर्जक है, वो क्रिएटिव माइंड है उसका, उसकी हमें रक्षा करनी होगी। क्रिएटिव माइंड की रक्षा करने का जब तक विवेक हमारा समाज पैदा नहीं करता, हमारे यहां समाज तो क्रिएटिव माइंड के एकदम खड़ा रहता है, उसके वरक्स उसके खिलाफ खड़ा रहता है। हमें इस चीज से निकलना होगा, और यही चीज जब तक अपने अंदर हम कमिटमेंट पैदा करें, संस्कृति कर्मियों का सम्मान करें, उनके प्रति कमिटमेंट पैदा करें, वो चाहे गली का ही नाटक कर्मी हो, वो गली में ही गाने गाने वाला लड़का हो, आप उसकी इज्जत करना सीखिए। आप ये नचनिया कहना बंद कीजिए। ये जो हेट आपके अंदर पैदा हुई है, वो इस हेट को निकालिए, और इस हेट का संस्कृतिहीन राजनेताओं ने दुरुपयोग किया है, और इसी के चलते अब बुद्धिजीवियों, संस्कृति कर्मियों के खिलाफ में बाकायदा मुहिम चली हुई है। तो निकलना अगर इससे है बाहर, संस्कृति के क्षेत्र को बचाना है, तो संस्कृति कर्मियों से प्यार तो बहुत जरूरी है, कमिटमेंट भी जरूरी है, संस्कृति के प्रति भी कमिटमेंट जरूरी है, और संस्कृति की नीति की मांग करना भी बेहद जरूरी है। और संस्कृति की नीति की जब मांग करेंगे तो हम सरकार से यह मांग करें कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, बजट का 1% हिस्सा हर साल संस्कृति पर खर्च हो, और यह खर्च करने की जिम्मेदारी सिर्फ संस्कृति कर्मियों की होगी, सरकार की नहीं होगी। संस्कृति गंगा प्रसाद जी ठीक कह रहे हैं आप, वो गुणशेखर के जमाने की बात थी। संस्कृति एक भौतिक तत्व है, वो सिर्फ आध्यात्मिक तत्व नहीं है, वो खाली एक माइंड की चीज नहीं है, वो भाव की चीज नहीं है खाली। संस्कृति को भौतिक तौर पर देखना होगा, और यही चीज हमें सबके साथ में जोड़ेगी, और यही संस्कृति को बचाने में हमारी मदद करेगी। और अंत में मैं महेश वशिष्ठ जी आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे प्रवोक किया बोलने के लिए। आप नहीं कहते तो मैं शायद इग्नोर करता, इसलिए इसका जो श्रेय आपको ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।